नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका की बात करेंगे हम लोग, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और इसे कब लागू किया गया था, कब बनाया गया था, कैसे क्या है और इस प्रस्तावना का नाम उद्देशिका क्यों पड़ा, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम लोग बात आज इस वीडियो में करेंगे। और ये कैसे बना था, इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कौन कौन क्या हुआ नहीं हुआ, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो आते हैं उन सभी के बारे में चर्चा आज हम लोग अपने इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, जो भी रेलवे की एग्ज़ाम हो या एसएससी की एग्ज़ाम हो या यूपीएससी की बात करें या बीपीएससी की बात करें, जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होंगे उन सभी में ऑब्जेक्टिव जितने भी बनेंगे, आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो वहाँ से आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना है क्या। तो देखना, प्रस्तावना का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ प्रस्तावित करना, यानी कि कोई भी चीज़ होता है ना कि प्रस्ताव रखता है हम लोग। जैसे अगर शादी विवाह होता है तो एक प्रस्ताव रखा जाता है ना कि मुझे फलाना चीज़ चाहिए, तो एक प्रस्ताव रखा गया। इसी प्रस्ताव को हम लोग प्रस्तावना के रूप में देखते हैं, तो जिसे हम लोग उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं। तो ये प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है, इससे भी रिलेटेड हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बताएं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक रिपोर्ट बनाई थी, या उसको कहें तो उनका एक उद्देश्य था जिसका नाम उद्देशिका था। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि संविधान जो हमारा बनेगा उस संविधान में इस तरह से या संविधान इस तरह से बनाया जाए, और आगे इस तरह से बनाने से क्या फायदे हैं, क्या ये सभी चीज़ें क्या है सुझाव के तौर पे उन्होंने दिया था कि हमारा संविधान कैसे बने। तो दोस्तों, यहाँ से भी ध्यान रखेंगे हम लोग, जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य अपना प्रकट किया था, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ये सवाल आपके कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ये लिया कहाँ से लिया गया था। तो ये लिया गया था अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। दो नाम आ रहे हैं यहाँ पे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, यहाँ पे दो चीजें हैं। जैसे जब प्रस्तावना शुरू होता है उस टाइम पे जो स्टार्टिंग का वर्ड है, जैसे हम भारत के लोग, और लास्ट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत। कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो इससे रिलेटेड भी हम लोग एक वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो इसकी जो भाषा है, इसकी जो भाषा की बात करेंगे, वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा ली गई थी, और यह मूल रूप से जो प्रस्तावना है वह अमेरिका से ली गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई थी दोस्तों, भाषा ली गई थी। तो ये थोड़ा सा हम लोग दिमाग में माइंड मेकअप करके चले। जब भाषा की बात करें, जैसे सवाल आपके पूछेंगे कि संविधान का जो प्रस्तावना वो कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से। अगर उसकी भाषा कहाँ से ली गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कभी कभी पूछे जाते हैं कि जो हमारा प्रस्तावना है उसके स्टार्टिंग वर्ड क्या है। तो स्टार्टिंग वर्ड क्या है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। तो हम भारत के लोग यहाँ से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, और लास्ट में यहाँ जाता है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 49 को संविधान हमारा बन गया था, और उसे अंगीकृत किया गया, यानी कि उसे लागू किया गया, यानी कि लागू करने के लिए ग्रहण किया गया कि ये चीजें लागू अब होने वाली हैं। ठीक है। तो यहाँ से अंगीकृत शब्द भी आते हैं कि संविधान को अंगीकृत या ग्रहण कब किया गया, तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान की आत्मा भी कहा जाता है प्रस्तावना को, या उसकी कुंजी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से दो चीजें ध्यान रखना आपने। कभी कभी ये होता है कि अनुच्छेद जो है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है वो मौलिक कर्तव्य,
तो मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार वाले जो अनुच्छेद हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद जो 32 की बात हो रही थी, अनुच्छेद 32 की बात हो रही, तो 32 में भी जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो वर्णित की गई है उसको भी संविधान की आत्मा कहा गया है। तो भैया सवाल ये उठता है, कंफ्यूजन पैदा करने वाला है कि सवाल ये उठता है कि प्रस्तावना को कैसे कहेंगे हम लोग, और फिर अनुच्छेद 32 है उसको कैसे कहेंगे। तो दोस्तों सवाल यहां से ऐसे पूछे जाते हैं, जब बात हो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, तो किसे संविधान की आत्मा कहा था, तो इसे अनुच्छेद 32 को कहा गया। तो जब किसी नाम लगा दे, कोई नाम लगा दे, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी का नाम लग गया, तो ये 32 क्या होगा, आत्मा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नाम नहीं है तो प्रस्तावना को हम लोग संविधान की आत्मा कहेंगे। ये चीज है। तो यहां से हम लोग देखना कि संविधान में जितने भी अनुच्छेद बनाए गए तो एक अलग से प्रस्तावना को उसमें शामिल किया गया। तो अब देखेंगे कि प्रस्तावना वास्तव में होता क्या है और इसमें क्या क्या विषय शामिल किए गए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये हमारा प्रस्तावना है, जिसे हम लोग संविधान की आत्मा या कुंजी कहते हैं। तो सबसे पहला है, 3 रूप है इसके। जैसे ये अगर बनाया गया, मूल ढांचा क्या है इसका, तो मूल ढांचा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक है संविधान के स्रोत, दूसरा है हमारा स्वरूप इसका कैसा होना चाहिए, और तीसरा है इसके उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए। तो ये तीनों को डिफाइन किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, संविधान के स्रोत कहाँ है, तो यहाँ स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। तो दोस्तों हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग की बात हो रही है, तो हम लोग कौन है, एक जनता ही तो है, यानी कि भारत की संपूर्ण जनता की बात हो रही है, यानी कि भारत की संपूर्ण जनता की बात हो रही है, यानी कि संपूर्ण जनता की बात होगी, यानी कि तो संविधान का स्रोत क्या है, संविधान की जनता है, यानी कि भारत की जनता है ना। तो भारत की जनता क्या है, जैसे अभी जो भी चीजें, पहले क्या था, राजतंत्र था। तो राजतंत्र में क्या था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशवाद चलता था, जैसे अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो इस तरह से चलता था। लेकिन यहाँ पे जो सत्ता है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, जनता के द्वारा चलाई जाती है। तो यहाँ पे संविधान के स्रोत कौन है, जनता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा है स्वरूप इसका कैसा है, तो स्वरूप है जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहिए। पहले क्या था कि हमारा देश जो पहले मुस्लिम शासक यहाँ पे शासन करते थे, बहुत 100 सालों तक बोल सकते हैं इसको, फिर अंग्रेज आए, है ना, उससे पहले डच पुर्तगाली, ये सभी ने किया था। तो सबसे पहले क्या था कि हम लोग जैसे आंतरिक मामलों में डिसीजन नहीं ले पाते थे, या ना ही कानून बना पाते थे, या बाह्य व्यवस्था को सुचारू ढंग से हम लोग नहीं चला पाते थे, या उसके लिए कानून नहीं बना पाते थे, या हमें अधिकार नहीं थे उस टाइप से। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ पे यह वर्णित किया गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि अब हमें कोई रोक नहीं सकता कि हम अपना जो नियम कानून सभी चीज हम अपना बना सकते हैं, या बाहरी की बात करें या आंतरिक की बात करें, दोनों हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपना नियम कानून बना सकते हैं, और इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसकी आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि वो जा चुके, भारत आजाद हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात हो रही है। दूसरा है समाजवाद, दूसरा है हमारा क्या है, समाजवाद। तो समाजवादी की अगर हम लोग बात करें तो समाजवादी का मतलब क्या होता है, समानता। जैसे अमीरी गरीबी ये सब क्या है, समानता की बात करें। लेकिन अगर समाजवादी की बात थोड़ा सा समझे हम लोग, तो जो यूरोप में जो थे, जैसे कार्ल मार्क्स के टाइम पे थे, तो उस टाइम पे क्या था कि मजदूर वर्ग थे, मजदूर वर्ग और अमीर वर्ग दोनों में संघर्ष दिखाकर या संघर्ष के माध्यम से समाजवादी या समाजवाद कायम करने का प्रयास किया गया था। लेकिन हमारे देश में वो संघर्ष नहीं है, यानी कि समाजवादी है लेकिन
वह समाजवादी और यह समाजवादी दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो थोड़ा सा दोनों को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं इसको। तो बिहार जो भारत में समाजवाद है वह यूरोप में जो समाजवाद है या थी उससे अलग है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। अगला है पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, जैसे हमने संविधान संशोधन पढ़ाया था उसमें पंथ निरपेक्ष की बात की गई थी। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी कि सभी धर्म इसके लिए क्या है, समान है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य जो भी हैं वो सभी क्या है, समान है। इसका कोई भी एक धर्म नहीं है। तो ये संविधान में वर्णित है, यानी कि पंथ निरपेक्ष की बात हो रही है। यहाँ पे कोई भी एक धर्म की बात नहीं हो रही है, इसी को हम लोग पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। अगला आता है हमारा लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, जहां पे लोग यानी कि लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है। तो अपने इंडिया में दोस्तों देख सकते हैं कि लोगों द्वारा शासन चलाया जा रहा है, क्योंकि राजतंत्र तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए लोगों के द्वारा क्या है, शासन चलाई जा रही है। आगे है गणराज्य की बात करेंगे या गणतंत्र की बात करेंगे। तो दोस्तों गणराज्य का मतलब देखना, ये लोक की बात हो रही है और यहाँ पे गण की बात हो रही है। दोनों का थोड़ा सा शब्द हेरफेर है। गण का मतलब भी लोग ही होते हैं और लोक का मतलब भी लोग ही होते हैं। लेकिन गण का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने बताया कि राजतंत्र में क्या होता था कि वंशवाद होता था, लेकिन यहाँ पे वंशवाद नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जैसे हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू जी का जब वो प्रधानमंत्री थे तो उसके बाद क्या कौन बने, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इस तरह से बनते चले गए। तो ये क्या है कि ये वंशवाद बढ़ते चला गया। लेकिन वंशवाद ऐसा नहीं था कि वो खुद से बन गए, उनको जनता ने चुना तो ये वंशवाद हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है संविधान में कि वो वंशवाद ही चलेगा। ये तो उनका प्यार दुलार था जनता का, जिसके कारण ये सारे लोग चुने गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि वंशवाद ही चल रहा है, लेकिन एक अलग मायने में ये वंशवाद है। तो ये हमारा वंशवाद नहीं, यहाँ पे गण का तंत्र यानी कि लोगों का तंत्र है, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी कि गरीब का बेटा भी राजा बनेगा, ऐसा तंत्र है। तो इसके स्वरूप में 5 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, यानी कि गणतंत्र की बात हो रही है। आगे इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य इसके कौन कौन से। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक न्याय व्यवस्था से रिलेटेड है। तो न्याय व्यवस्था यानी कि न्याय की बात करें या तो सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं। तो ये आर्थिक और सामाजिक स्तर पे या राजनीतिक सामाजिक न्याय की बात करें या अभी क्या बोला, सामाजिक न्याय या आर्थिक न्याय या राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि न्याय, किसी भी क्षेत्र में न्याय की बात है तो इसके उद्देश्य क्या है कि किसी के साथ अनहित नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मूल रूप से जो हमारा संविधान है और संविधान में जो वर्णित जो प्रस्तावना है, ये मूल रूप से महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित, तो कहीं ना कहीं उनके विचारों से प्रेरित है जो न्याय तंत्र को यहाँ पे, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने न्याय की बात की थी, तो कहीं ना कहीं न्याय की बात हो रही है इसमें, यानी कि तीनों मामले में न्याय की बात हो रही थी यहाँ। अगला है हमारा स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो स्वतंत्रता की बात हो रही है यानी कि अभी हम लोग हर चीज के लिए स्वतंत्र है। जैसे अभी मूल्य कर्तव्य हमारे क्या है, मूल अधिकार हमारे क्या है, तो ये सब क्या है, स्वतंत्रता तो ही है, स्वतंत्रता ही है। तो ये स्वतंत्रता की बात हो रही है, यानी कि व्यक्ति यहाँ पे कोई काम करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते ये है कि उससे जो हमारे भारत की अखंडता वह टूटे नहीं, वह भंग ना हो, उपद्रव्य ना हो, है ना। तो इन सभी चीजों को यहाँ स्वतंत्रता के रूप में हम लोग देख सकते हैं। समता का मतलब दोस्तों समानता से है, यानी कि सभी क्या है, कानून के समक्ष सभी समान है, यानी कि कानून किसी के लिए ऊंच नीच ये सब चीजें नहीं है, सभी के लिए क्या है, समान है। तो ये चीजें को किया गया। आगे हम लोग व्यक्ति की गरिमा की बात करेंगे। तो दोस्तों इसको जब हम लोग कर्तव्य अधिकार पढ़ाएंगे, दोनों जब पढ़ाएंगे, उसमें हम लोग पढ़ाएंगे कि व्यक्ति की गरिमा क्या है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसकी अलग एक गरिमा होती है, उसकी गरिमा को कहीं ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं।
जैसे अगर हमें कोई ठेस पहुंचाता है बात से या कुछ भी, तो हम लोग एक क्लेम करते हैं, मान हानि का केस ठोक देते हैं। तो मान हानि का मतलब मेरा मान हानि हो रहा है, यानी कि जो भी मेरी इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, उसको हानि पहुंचा रहे। तो ये आदमी की गरिमा होती है, ये आदमी की गरिमा की बात हो रही है। आगे है राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो दोस्तों अभी हमने बात किया कि राष्ट्र की जो एकता है, एकता का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं यहाँ पे, और सभी के अंदर क्या है, एक भाईचारा है, प्रेम है, व्यवहार है। इसी के कारण क्या है कि भारत विविधताओं में भी एकता प्रदर्शित करता है। ऐसे बहुत कम राष्ट्र हैं जो विविधता वाले राष्ट्र है, लेकिन एकता प्रदर्शित सिर्फ भारत ही करता है। इसीलिए भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है, जैसे कि G20 वाले में हम लोग देख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं बंधुत्व। तो दोस्तों बंधुत्व की बात करें तो जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं सभी क्या है, आपस में बंधु समान है, और बंधुत्व की बात हम लोग करते हैं। तो ये थी दोस्तों प्रस्तावना के जो संविधान के स्रोत थे, स्वरूप थे, उद्देश्य थे, इन सभी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। तो अब कुछ और टॉपिक है, जैसे कुछ लोगों के द्वारा प्रस्तावना को क्या क्या कहा गया उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब जैसे एन.ए. पाल्की वाला ने प्रस्तावना को कहा था कि यह संविधान या भारत का नहीं बोल सकते, संविधान बोल सकते हैं, संविधान का यह परिचय पत्र है। परिचय पत्र क्या है कि इसमें जो भी चीज दी गई है उनसे हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि हमारा संविधान इन सभी चीजों के ऊपर ही बेस्ट है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि दीर्घकालिक सपनों का विचार। उन्होंने कहा था कि हमारा जो प्रस्तावना या संविधान है वह जो बाद में, यानी कि बहुत सालों के बाद जो हमारा भारत किस टाइप का होने वाला है और कैसा इसका स्वरूप होगा, कैसे इसके उद्देश्य होगी, कैसे यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था होगी, यानी कि दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। कुछ और बातें हैं जो इसको हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये है जैसे अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे दो जो है वाद की चर्चा हो रही थी, वाद विवाद जो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो बेरूबारी संघवाद की बात करें तो ये 1960 में, तो यहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय है उस टाइम पे 1960 में, तो उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है या उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा था कि संविधान का अंग ही नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन ना होंगे, प्रस्तावना तो संशोधन क्या है कि जो हमारे संविधान है उसका अंग ही नहीं है। जब अंग नहीं है तो संविधान संशोधन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बेरूवारी संघवाद में 1960 में हुआ था, जिसमें कहा था कि ये नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने ही पलटवार किया और पलट गए। पलटने के बाद जो 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केरलवाद आया, केशवानंद भारती केरल राज्यवाद आया, उसमें उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसे संशोधित किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संशोधित किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ कोई भी चीज जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा, जो मूल स्वरूप है इसमें, इसके मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी के जस्ट बाद क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन, इसके 3 साल बाद जो 1976 में हुआ था, इसमें भी हम लोग बताए थे संविधान संशोधन वाले भाग में, तो यहाँ भी देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था, उस टाइम पे इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन थे? यहाँ पे 3 शब्द देख सकते हैं आपको। समाजवादी शब्द बाद में जोड़े गए, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, ये भी बाद में जोड़े गए, अखंडता, ये भी बाद में जोड़े गए। तो ये 3 शब्द जो है हमारे जो प्रस्तावना है उसमें बाद में जोड़े गए। किस संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। तो इसी चीज को दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो संविधान है ये बाद में जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष भी बाद में जोड़े गए, और यहाँ पे जो अखंडता शब्द आ रहा है ये भी हमारे बाद में जोड़े गए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा, प्रस्तावना में देखा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।